हेलो दोस्तों, सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत और उसके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। प्रशासनिक व्यवस्था से पहले हम ये जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत का स्वरूप कैसा था, अर्थात सबसे पहले हम राज्य के स्वरूप को जानेंगे। अगर बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो भारत में यह स्थापित तुर्क राज्य था, जो कि सैन्यवादी और कुलीन तंत्र पर आधारित था। कहने का मतलब, शासक या फिर उच्च पद पे वही लोग पहुंच सकते थे जो कुलीन परिवारों में उत्पन्न हो या फिर सैन्य रूप से मजबूत हो। कहने का मतलब, कुलीन परिवार का व्यक्ति ही शासक बनता था। साथ ही साथ यह भी आवश्यक था कि वह तुर्क हो। तुर्कों के अलावा अन्य कोई मुस्लिम समुदाय या फिर अन्य कोई मुस्लिम जाति, साथ ही साथ अन्य कोई हिंदू भी ऊंचे पद प्राप्त नहीं कर सकता था। इसके विपरीत, अगर कोई सैन्य रूप से मजबूत है या फिर उसको वहाँ की जनता का सहयोग है या फिर जनता अमीरों या फिर सरदारों का सहयोग हो, वह भी शासक बन सकता था। इस प्रकार जो भारत में स्थापित तुर्की राज्य था वह सैन्यवादी या फिर कुलीन तंत्रात्मक था। आगे बढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि अमीर किसे कहते थे, क्योंकि इसका उल्लेख बार बार दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आया है। अमीर की बात करें तो सल्तनत काल में जितने भी प्रभावशाली पद थे उन पर नियुक्त व्यक्तियों को ही अमीर कहा जाता था। जैसे आरिज़ ममालिक, सैन्य विभाग का प्रधान, या फिर वजारत, प्रधानमंत्री का पद, या फिर वजीर का पद। ये सभी पद जो उस समय प्रभावशाली पद माने जाते थे, उन पर आसीन व्यक्ति ही अमीर कहे जाते थे। तो आई थिंक कि आप लोगों को अमीर का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत की जो मंत्री परिषद होती थी उसे मजलिस ए खलवत कहते थे। ये पॉइंट्स ध्यान देंगे, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के मंत्री परिषद को क्या कहते थे, तो मजलिस ए खलवत कहते थे। इसके साथ साथ ही दिल्ली के सुल्तानों का जितना भी कार्य होता था वह फारसी भाषा में होता था। इस वजह से दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। आप लोगों ने यह भी देखा पिछले लेक्चर में कि जितनी भी पुस्तकें लिखी जाती थी प्रायः वह फारसी में ही होती थी। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान देंगे, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब राज्य के स्वरूप को पढ़ने के बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। हमने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत देखा कि किस प्रकार तुर्कों ने उत्तर भारत में एक बहुत बड़े शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। साथ ही साथ उनका विस्तार दक्षिण के मदुरै तक हो गया। दिल्ली सल्तनत के विस्तार के साथ साथ उसके विघटन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, जिससे कई अन्य प्रांतीय राज्य स्वतंत्र भी हो गए, जैसे जौनपुर, बंगाल इत्यादि राज्य जो है वो राज्य धीरे धीरे स्वतंत्र भी होने लगे। लेकिन स्वतंत्र होने के बावजूद दिल्ली सल्तनत की जो शासन प्रणाली थी उसका प्रभाव उन राज्यों पर बना रहा, और वह तब तक बना रहा जब तक कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना नहीं की और मुगल प्रशासन की नींव नहीं पड़ गई। तो इस लिहाजे से दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देखें तो दिल्ली सल्तनत में जो सर्वोच्च पद था वह था सुल्तान का पद। सुल्तान के पास ही राज्य की समस्त शक्तियां थीं। साथ ही साथ सल्तनत काल में जितने भी विभाग थे उन सबका सर्वेसर्वा सुल्तान ही होता था। किंतु सुल्तान अकेला तो पूरे राज्य पर शासन कर नहीं पाएगा, इसलिए उसने दिल्ली सल्तनत को विभागों में बांट दिया था। उन विभागों का एक प्रमुख बनाया था जो कि सुल्तान के प्रति जवाबदेह था। सुल्तान ने नायब का पद बनाया था, जिसको कि उप प्रमुख भी कहते हैं। सुल्तान प्रमुख होगा और नायब क्या होगा? उप प्रमुख। अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो नायब के पास सुल्तान की समस्त शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार था, क्योंकि सुल्तान को अगर कोई भी कार्य करना है तो वह नायब से कहेगा, और नायब इन विभिन्न विभागों पर अपना नियंत्रण रखता था, और जिस विभाग के बारे में सुल्तान को जानकारी चाहिए उसकी जानकारी उस विभाग से लेता था और उसको सुल्तान के पास पहुंचाता था। तो इस प्रकार से तत्कालीन समय में नायब का पद बहुत ही प्रमुख पद माना जाता था। हमने दिल्ली सल्तनत को पढ़ते समय यह भी देखा
कि नायब इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि कई बार सुल्तान को अपदस्थ करके खुद सुल्तान बन जाते थे। तो आप जान सकते हैं कि नायब का पद कितना प्रमुख था। इसके बाद सुल्तान ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए अपने कई विभाग बनाए थे। उसमें से कुछ मुख्य विभागों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे, जिसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो पद था वह था वजीर का, जो कि राज्य का प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री भी होता था। दूसरा जो पद था वह था दीवान ए रिसालत, जो कि विदेश विभाग को कहते थे। तीसरा जो था पद वह था दीवान ए इंसा, जो कि शाही सचिवालय को कहते थे। जो चौथा विभाग था वह था काजी उल कुजात का, जो कि न्याय मंत्री को कहा जाता था। पांचवा जो विभाग था वह था दीवान ए अर्ज, जो कि सैन्य विभाग को कहा जाता था। और छठा जो विभाग था वह था सद्र उस सुदूर, जो कि इस्लामी न्याय मंत्री था। इस प्रकार ये 6 विभाग मुख्य थे। बाकी अन्य विभाग भी थे जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले इन 6 विभाग की चर्चा हम एक एक करके विस्तार पूर्वक करेंगे, क्योंकि इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुल्तान के बारे में जानेंगे, क्योंकि यही राज्य का प्रमुख था। सुल्तान का पद दिल्ली सल्तनत में सबसे महत्वपूर्ण पद था, क्योंकि सुल्तान में ही राज्य की सब सर्वोच्च राजनीतिक, कानूनी और सैनिक शक्ति निहित थी। इन सबका क्रियान्वयन सुल्तान ही करता था। जैसे कानून बनाने का भी सर्वोच्च अधिकार किसे था? सुल्तान को। सैनिक शक्ति का भी सर्वोच्च अधिकार किसे था? सुल्तान को। साथ ही साथ न्याय व्यवस्था का भी अधिकार किसे था? वो भी सुल्तान को ही था। तो इस प्रकार से सुल्तान ने एक केंद्रीकृत व्यवस्था की स्थापना की, जिससे वह दिल्ली सल्तनत पर शासन कर सके। इसके साथ साथ राज्य की सुरक्षा करना और लोगों को न्याय दिलाने की व्यवस्था भी सुल्तान का ही था। और न्याय दिलाने के लिए सुल्तान ने न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की थी। इसके साथ साथ अगर राज्य की सुरक्षा की बात की जाए तो सुल्तान राज्य की सुरक्षा के लिए सेना रखता था तथा उन्हें वेतन भी देता था। तो इस प्रकार से ये तमाम कार्य सुल्तान के थे। अगर बात करें दिल्ली के सुल्तानों की, तो दिल्ली के लगभग सभी सुल्तानों ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार किया था। जैसे वो इल्तुतमिश हो या फिर अलाउद्दीन खिलजी ही क्यों ना हो, इन सब ने खलीफा की शक्ति को स्वीकार किया। खलीफा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो इनके उत्तराधिकारी कहलाए वो सब खलीफा कहे जाते थे। जो इनके उत्तराधिकारी हुए वे खलीफा कहे जाते थे। धीरे धीरे खलीफा का पद क्या हो गया? राजनीतिक हो गया। और जब खलीफा का पद राजनीतिक हो गया तो विश्व के जितने भी इस्लामिक राज्य थे वह अपना संवैधानिक प्रमुख खलीफा को ही मानते थे। लेकिन दिल्ली के सुल्तानों ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार करके बस यह ऐलान किया कि वे भी इस इस्लामी दुनिया का एक अंग मात्र हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि खलीफा भारत का कानूनी शासक भी बन गया था, बल्कि भारत में कई ऐसे सुल्तान हुए जिन्होंने धर्म पर राज्य की सत्ता कायम की, जिसमें से एक उदाहरण अलाउद्दीन खिलजी का भी है। इसने हमेशा राज्य को धर्म से ऊपर रखा, भले ही यह खलीफा की सत्ता को स्वीकार करता था। मेरा मानना है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि खलीफा और दिल्ली के सुल्तानों का किस प्रकार का संबंध था। एक वाकया है कि अलाउद्दीन ने यहां तक कह दिया था कि मुझे जो राज्य की जरूरत के हिसाब से सही लगता है मैं वही नियम बनाता हूं और वही मेरे लिए कानून है। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार खलीफा की स्थिति को स्वीकार करके सुल्तान बस यह बताने की कोशिश करते थे कि वो भी इस्लामी दुनिया का अंग है। अभी हम लोगों ने पढ़ा। इसके साथ साथ सुल्तान इस्लामी कानून के उल्लंघन की इजाज़त नहीं देते थे। कहने का मतलब है जो इस्लामिक कानून है उसका पालन वो जितना संभव हो सके उतना करते थे। लेकिन भारत जैसे राज्य में केवल इस्लामिक कानून के हिसाब से शासन करना मुश्किल था, क्योंकि यहाँ की बहुमत में जनसंख्या जो थी वह मुसलमान नहीं थी, बल्कि अन्य धर्मों को मानने वाली थी। इसलिए यहाँ का शासन चलाने के लिए सुल्तान को मुस्लिम कानून के अतिरिक्त अपनी ओर से भी कुछ नियम बनाने पड़ते थे। और जो सुल्तान भारत जैसे राज्य पे शासन करने के लिए अपना नियम बनाते थे उन नियमों को जवाबीत कहते थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जवाबीत किसे कहते हैं। अगर आप लोगों ने इसे ध्यान नहीं दिया तो आप गलत करके आ सकते हैं। तो इस वजह से अगर पूछा जाए कि जवाबीत क्या होता था, तो जवाबीत वे नियम थे जो सुल्तान शासन चलाने के लिए अलग से बनाते थे, जो कि इस्लामिक कानून से अलग होते थे।
अगर देखा जाए तो ये बात सही भी थी, क्योंकि भारत जैसे हिंदू बाहुल या फिर ऐसे देश में जहाँ पर अन्य जनसंख्या मुस्लिम जनसंख्या से ज़्यादा हो, वहाँ पे केवल इस्लामिक कानून के हिसाब से शासन नहीं किया जा सकता। इसलिए तुर्क सुल्तानों ने जो यह नियम बनाए वह तत्कालीन स्थिति को देख के बिल्कुल सही थे। अगर वे ऐसा नहीं करते तो वे इतने दिनों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं कर पाते। इसके साथ साथ सुल्तान की कुछ आवश्यकताएं भी होती थीं, जैसे गृहस्थी का सामान तथा अन्य सारी व्यवस्था जो सुल्तान के लिए की जाती थी, उनको संभालने के लिए या फिर उनको पूरा करने के लिए दिल्ली सल्तनत में एक अलग विभाग भी बना था। और सुल्तान के गृहस्थी से संबंधित सामान या फिर अन्य सामान जहां पर रखे जाते थे उसको हम कारखाना कहते थे। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कारखाना किसे कहा जाता था। तो जहां पर राजा की गृहस्थी और ज़रूरतों के सामान रखे जाते थे उन्हें क्या कहते थे? कारखाना कहते थे। हमने पढ़ा था कि फिरोज शाह तुगलक ने 1,80,000 दासों को रखा था। इन दासों में से जो कुशल थे उनको उसने कारखाने में नियुक्त भी किया था। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखेंगे कि किस सुल्तान ने कारखानों में अपने दासों को नियुक्त किया था? तो फिरोज शाह तुगलक था। यहाँ पे हर एक चीज़ को मैंने लिखा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जिसको भी आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते चलेंगे। एक बात ज़्यादा ध्यान देने वाली है यहाँ पे कि दिल्ली सल्तनत के शासकों ने उत्तराधिकार का कोई नियम विकसित नहीं किया था। कहने का मतलब है उन्होंने ये नहीं बताया था कि उनके मरने के बाद उनका बड़ा बेटा शासक बनेगा, उनका छोटा बेटा शासक बनेगा या फिर कौन शासक बनेगा, जिसके कारण भी हम लोगों ने देखा कि कई बार राजनीतिक उथल पुथल हुई। तो दिल्ली के सुल्तानों की यह एक बहुत बड़ी कमी थी, जिसके कारण हमने देखा कि कई बार बड़े बेटे के होते हुए भी छोटे बेटे को शासक बना दिया गया, या फिर इल्तुतमिश ने तो यहाँ तक कर दिया कि उसने अपने बेटों की जगह पे अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अगला शासक नियुक्त किया। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि दिल्ली के सुल्तानों ने उत्तराधिकार का कोई नियम विकसित नहीं किया। तो इस प्रकार सुल्तान के पार्ट को हम लोगों ने खत्म किया। हम लोगों ने पढ़ा था कि सुल्तान के बाद नायब और नायब के बाद अन्य विभाग होते थे। तो चलिए उन्हीं विभागों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, जो कि इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर बच्चे इसे छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग किसी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। हम लोगों को सारे टॉपिक्स पूरे करने हैं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम को देखा जाए तो इसकी प्रकृति दिन प्रतिदिन बदल रही है। तो अगर बदलते समय के अनुसार हम लोग अपने आप को तैयार नहीं रखेंगे तो हमारा एग्ज़ाम भी सही नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो केंद्रीय प्रशासन किस लिए बनाया गया था? ताकि सुल्तान की सहायता हो, सुल्तान जिस विभाग से संबंधित कोई जानकारी चाहे तो उसको मिल सके। तो सबसे जो पहला पद था केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत वह था वजीर का पद। वजीर का पद, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि सबसे महत्वपूर्ण पद था। हालांकि शुरू में जब वजीर का पद का निर्माण हुआ था तो इसका कार्य था सेना की देखरेख करना, लेकिन धीरे धीरे इसका कार्य आय और व्यय का लेखांकन हो गया। इसका मतलब राज्य की आय कितनी हो रही है, साथ ही साथ उसका राज्य का खर्चा कितना हो रहा है, इन सब का लेखा जोखा जो रखता था वह वजीर कहा जाने लगा। और इस प्रकार से धीरे धीरे वजीर का पद काफ़ी महत्वपूर्ण पद बन गया, क्योंकि कोई भी राज्य तभी तक अच्छे से कार्य कर सकता है जब तक उसकी आय अच्छी हो, साथ ही साथ उसकी आय के हिसाब से उसका व्यय भी सही हो। ऐसा नहीं है कि राज्य की आमदनी 100 रुपये की है और उसका व्यय 200 रुपये को होने लगा, तो राज्य ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाएगा। तो ये पद काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया उस समय के लिए। इस प्रकार वजीर जो था वह राजस्व विभाग का प्रधान होता था। तो वजीर का जो विभाग था उसे हम दीवान ए वजारत कहते थे। दीवान ए वजारत किससे संबंधित था? राजस्व विभाग से। ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि दीवान ए वजारत किससे संबंधित है? तो राजस्व विभाग से। राजस्व विभाग भली भांति कार्य कर सके इसके लिए वजीर ने 2 प्रकार के लोगों की नियुक्ति की थी। पहला था महालेखा परीक्षक, जो कि आय और व्यय की जांच करता था। इसका मतलब अगर राजस्व की आय में वृद्धि हुई है तो वह कैसे हुई है, साथ ही साथ अगर व्यय हुआ है तो वह सही जगह व्यय हुआ है कि नहीं, इन सब की जांच पड़ताल कौन रखता था? इन सब का हिसाब कौन रखता था? महालेखा परीक्षक। एक और पद था जो था महालेखागार का।
यह राज्य की आय कहाँ कहाँ से हो रही है, इन सब पे निगरानी रखता था। अगर वजीर की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक हुआ जिसने एक तैलंग ब्राह्मण को वजीर बनाया था, और तत्कालीन समय में यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जो तैलंग ब्राह्मण था उसने अपना धर्म परिवर्तित करके मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। तो यह जन्मजात मुस्लिम नहीं था, उसके बावजूद फिरोज शाह तुगलक ने उसे वजीर के पद पे नियुक्त किया। साथ ही साथ अगर वजारतों के चरमोत्कर्ष की बात करें कि किसके शासनकाल में वजारतों का पद अपने उत्कर्ष पे था, मतलब सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो गए थे उस समय, वह था तुगलक वंश। और यदि तुगलकों में भी पूछी जाए तो तुगलकों में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में पूछा जा सकता है कि वजारत किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पे थे, तो वह तुगलक वंश में। किस शासक के, तो वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अब सल्तनत काल का जो दूसरा महत्वपूर्ण विभाग था वह था दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज में क्या होता था? दीवान ए अर्ज में सैनिकों की भर्ती होती थी तथा उनका प्रशिक्षण होता था, साथ ही साथ उनको वेतन देने का प्रबंध भी होता था। और दीवान ए अर्ज का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे? उसको आरिज ए मुमालिक कहते थे। ये बात ध्यान रखेंगे कि दीवान ए अर्ज के प्रमुख को क्या कहते थे? आरिज ए मुमालिक। अगर दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पढ़ा था कि दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन द्वारा की गई थी। साथ ही साथ अपनी सैन्य व्यवस्था को कुशल बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागना, नगद वेतन देना, साथ ही साथ सैनिकों की हुलिया का निर्धारण करना, सैनिकों के हुलिया का ब्यौरा रखना, ये सारे कार्य दीवान ए अर्ज को मजबूत करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने हालांकि पढ़े हैं, फिर भी इनका यहाँ पे उल्लेख करना उचित है ताकि आप लोग फिर से उसको रिवाइज कर लें। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार दीवान ए अर्ज में सैनिकों के वेतन, उनका प्रशिक्षण आदि सम्मिलित था। आगे बढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि सल्तनत काल में सैन्य व्यवस्था किस प्रकार काम करती थी। तो सल्तनत काल की अगर सैन्य व्यवस्था की बात की जाए तो सल्तनत काल की सैन्य व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, और यह प्रणाली उन्होंने मंगोलों से सीखी थी। तो सल्तनत काल की सैन्य प्रणाली किस प्रकार थी उसको चलिए देखते हैं। दशमलव प्रणाली पर आधारित का मतलब कि देखिए सब जगह 10 की घात में वृद्धि हुई है। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 1000 हो गया, यहाँ पे 10,000 हो गया, ऐसे ही एक एक जीरो बढ़ता जाएगा। इसी को हम दशमलव प्रणाली पर आधारित सैन्य व्यवस्था कहते थे। सबसे अगर निम्न पद की बात की जाए तो वहाँ पे सरखेल होता था। एक सरखेल मतलब अगर कोई सरखेल है तो उसके पास क्या होगा? 10 घुड़सवारों की टुकड़ी होती थी, उसे हम एक सरखेल कहते थे। सरखेल के बाद जो अगला पद था वह था सिपह सलार का। सिपह सलार जो था वह 10 सरखेलों का मालिक था। इसका मतलब 10 सरखेलों का मतलब क्या? एक सरखेल में 10 घुड़सवार, तो 10 सरखेल में 100 घुड़सवार। इसका गुणा करते जाएंगे आप लोग, मैं केवल उल्लेख करूंगा। सिपह सलार के बाद अमीर का पद था, और अमीर के पास 10 सिपह सलार होते थे। 10 सिपह सलारों का मतलब क्या? 1000 घुड़सवार। उसके बाद अमीर के बाद जो पद था वह था मलिक का पद, और एक मलिक 10 अमीरों के बराबर होता था। इसका मतलब 10,000 घुड़सवारों के बराबर। घुड़सवारों का उल्लेख करने का मतलब यह है कि राज्य द्वारा इन सबको घोड़ों के हिसाब से पैसे मिलते थे, इस वजह से यहाँ पे घुड़सवारों का उल्लेख किया गया है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मलिकों के बाद जो आता है वह खान का पद आता है। एक खान 10 मलिकों के बराबर होता है, ठीक है। और सबसे ऊंचे पद पर जो था वह था सुल्तान का पद, जो कि 10 खानों से मिला के बना था। तो 10 खानों के बराबर एक अकेले सुल्तान था, और इस प्रकार सुल्तान सर्वोच्च सेनापति था। इससे पता चलता है कि सैन्य विभाग का भी प्रमुख कौन था? वह था सुल्तान। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होगा वो कौन होगा? वह सुल्तान ही होगा। उसके बाद जो तीसरा विभाग था वह था दीवान ए इंसा का। दीवान ए इंसा का काम क्या था कि राज्य द्वारा जितने भी पत्र व्यवहार किए जाते थे, जैसे मान लेते हैं कि दिल्ली के शासक ईरान के किसी शासक को कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो पत्र लिखेंगे, और इन सब की निगरानी कौन करता था? दीवान ए इंसा नामक
विभाग करता था। इतना ही नहीं, अगर भारत देश के अंदर भी मान लीजिए कि दिल्ली सल्तनत को राजस्थान के शासक के साथ कुछ बात करनी है, तो वो पत्र व्यवहार भी जो होगा वह दीवान ए इंसा के अंतर्गत होगा। तो इसका काम ही था कि जितने भी पत्र व्यवहार हों शासक द्वारा वह इनकी निगरानी में हो। यही नहीं, अगर कोई अन्य देश का या फिर अन्य राज्य का शासक दिल्ली के सुल्तान से कुछ कहना चाहे तो वो भी इन्हीं के थ्रू सुल्तान के पास पहुंचाए जाते थे। चौथा जो विभाग था वह था दीवान ए रिसालत का, और इसका कार्य था धार्मिक मामलों का देखरेख करना। साथ ही साथ धर्म के नाम पे जितने भी दान दिए गए हैं शासक के द्वारा, उन सबको ध्यान देना कि हाँ वो दान सही है कि नहीं, उनका सही से उपयोग हो रहा है कि नहीं। और इन सभी धार्मिक कामकाज के लिए सुल्तान ने जो सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था उसे काजी बोलते थे। तो काजी का पद क्या करता था? जितने भी धार्मिक मामले थे उन सबके बारे में जानकारी रखता था और उन पर निर्णय लेता था। पांचवा जो प्रमुख विभाग था वह था काजी उल कुजात। अच्छा, काजी उल कुजात का पद क्या था कि राज्य का जो सर्वोच्च न्याय मंत्री था उसे हम काजी उल कुजात कहते थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय यह पद कितना महत्वपूर्ण था, क्योंकि सुल्तान में ही सारी कानूनी और न्यायिक शक्तियां निहित थी। तो इस वजह से अपनी न्यायिक शक्तियों के क्रियान्वयन के लिए उसने काजी उल कुजात का पद बनाया था। छठवां जो मुख्य विभाग था वह था सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर जो था वह इस्लामिक न्याय मंत्री था। इस्लामिक न्याय मंत्री कहने का मतलब क्या? इसका कार्य यही था कि वह लोगों में इस्लामी कानून का प्रसार करे, कि इस्लामिक कानून क्या है और वह किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो यहाँ पे ये जानना भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस्लामिक कानून आखिर में होते क्या हैं। और इस्लामिक कानून जानने से पहले अगर इन दोनों के सर्वोच्च अधिकारी की बात करें तो वह किसी एक ही व्यक्ति को बनाया जाता था। आपको ये भी बता दें कि इन दोनों विभाग के लिए जो सर्वोच्च अधिकारी बनाया जाता था वह किसी एक ही व्यक्ति को बनाया जाता था। यही व्यक्ति इन दोनों विभागों पे निगरानी रखता था। अब सद्र उस सुदूर का काम था कि प्रजा में इस्लामिक कानून को प्रचार प्रसार करे। तो चलिए पहले जानते हैं कि इस्लामिक कानून होते क्या थे। अगर इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म में कानून के 4 स्रोत हैं। उनमें से जो सबसे पहला था वह था कुरान। कुरान ही इस्लाम धर्म का सबसे प्रमुख स्रोत था। कहने का मतलब है मुस्लिम कानून का जो सबसे मुख्य स्रोत था वह था कुरान। यह सबसे ऊपर था। कुरान होता क्या है? कुरान इस्लाम धर्म का एक पवित्र पुस्तक है जिसमें कि ईश्वर के वचन संकलित हैं कि पैगंबर मोहम्मद को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उस समय देवदूत जब्रियल द्वारा पैगंबर मोहम्मद को जो भी वचन कहे गए थे उन सबका संकलन जो है कुरान में किया गया था। तो इस प्रकार से इस्लाम धर्म का सर्वोच्च कानूनी स्रोत क्या है? वह है कुरान। दूसरे नंबर पे कुरान के बाद आता है हदीस का। हदीस में क्या कहा गया है? पैगंबर साहब ने जो भी बात कही या फिर जो भी कार्य किए उन सब का उल्लेख हदीस में किया गया है। अगर कुरान द्वारा किसी समस्या का समाधान नहीं होता है या फिर उसमें स्पष्टतया किसी बात की जानकारी नहीं मिलती है तो उसके लिए हदीस का सहारा लिया जाता है। तो आशा है कि कुरान और हदीस के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि कुरान और हदीस के बाद तीसरा जो इस्लामिक कानून का स्रोत था वह था इज्मा। इज्मा क्या होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कुरान में जब्रियल के जितने भी वचन थे वो संकलित थे। यह प्राथमिक स्रोत है इस्लाम धर्म का। दूसरा था हदीस, जिसमें कि पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा कही गई बातें और उनके कार्यों का उल्लेख था। तीसरा जो था वह था इज्मा। इसमें क्या है? इज्मा में कानून की व्याख्या की गई है। कहने का मतलब है कि मुस्लिम कानून को जानने वाले सारे लोग इकट्ठे हुए और जो एक सहमति बनी उस सहमति को ही इसमें लिखा गया है। जिन बातों पर कानून स्पष्ट नहीं थे उन पर चर्चा किया गया और चर्चा के बाद उनकी व्याख्या की गई। उन्हीं नियमों को इज्मा के अंतर्गत संग्रहित कर दिया गया। इसे भी अल्लाह की इच्छा का ही रूप माना जाता है। कहने का मतलब कि इज्मा में भी जितने नियमों की व्याख्या की गई है वह अल्लाह की इच्छा के अनुरूप ही की गई है। तो इस वजह से तीसरा स्रोत इज्मा हो जाता है। अगर चौथे स्रोत की बात की जाए तो उसे कयास कहते हैं।
कयास में क्या दिया गया है? कयास में तर्क और विश्लेषणों के आधार पर कानूनों की व्याख्या की गई है। जैसे अगर इस्लाम धर्म में कोई कानून है तो वो क्यों है, उसके क्या लाभ हैं, ये सब कुछ कयास में दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि इस्लामिक कानून के 4 स्रोत हैं: कुरान, हदीस, इज्मा और कयास। इन चारों पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ ही दरबारी शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति होती थी, जिसे कि हम वकील ए दर कहते थे। इसका काम यह था कि दरबार में कौन व्यक्ति कहाँ बैठेगा, कौन सी बातें दरबार के अनुकूल हैं, कौन सी अनुकूल नहीं है, इन सब का ध्यान वकील ए दर करता था। साथ ही साथ 2 और प्रमुख पद थे। पहला था कोतवाल और दूसरा था मुफरीद। इन दोनों का कार्य था कि किलों की व्यवस्था की जाए, अर्थात सुरक्षा के लिए जो किले बनाए गए थे उनकी सारी व्यवस्था की देखरेख कोतवाल और मुफरीद करते थे। और इनका जो प्रमुख होता था उसे अमीर ए बहर कहते थे। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमीर ए बहर कौन होता था, तो अमीर ए बहर किलों की व्यवस्था का अधिकारी होता था। इस प्रकार हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन को समाप्त कर लिया है। केंद्रीय प्रशासन के बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत के स्थानीय प्रशासन के बारे में जानेंगे। अब केंद्रीय प्रशासन पढ़ने के बाद हम लोग स्थानीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, और जितना हो सके लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में जितना हो सके उतना शेयर करें। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो ज़रूर करें। तो हमने देखा कि किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था थी। अब सुल्तान ने अलग अलग क्षेत्रों को बांट रखा था। जैसे मान लीजिए कि ये देश भारत है, तो भारत में शासन चलाने के लिए क्या है, अलग अलग राज्यों में देश को बांटा गया है और वहाँ पे शासन व्यवस्था चलती है। तो दिल्ली सल्तनत में भी अलग अलग क्षेत्रों को बांटा गया था और उन क्षेत्रों को इक्ता कहा जाता था। हम लोगों ने पढ़ा कि इक्तादारी व्यवस्था को इल्तुतमिश ने लाया था, और जिस क्षेत्र पे जो इक्तदार रहता था वहाँ से अपनी राजस्व को वसूलता था और अपना खर्चा चलाता था। साथ ही साथ जो अतिरिक्त आमदनी होती थी उसको दिल्ली के सुल्तान के पास पहुँचा देता था। इक्ता को ही बाद में सूबा कहा जाने लगा। आप सूबे का मतलब राज्य से लगा सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य, राजस्थान राज्य, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, ये सब क्या थे, ये सब क्या है, इस समय राज्य हैं। तो उसी तरह से उस समय उन राज्यों को सूबा बोला जाता था। सूबा के बाद जो था वह सिख आते थे, और सिख के बाद परगना, सबसे अंत में गांव होता था। समझने के लिए आप समझ सकते हैं, गांव का मतलब तो सब समझते हैं। गांव के बाद ये ब्लॉक हो गया, ब्लॉक के बाद ये जिला हो गया, और जिला के बाद ये राज्य हो गया। तो इस प्रकार से उस समय की स्थानीय व्यवस्था थी। सबसे छोटी इकाई गांव होती थी, उसके बाद परगना, उसके बाद सिख, और उसके बाद सूबा। गांव मतलब गांव, परगना को आप ब्लॉक समझ सकते हैं, सिख का मतलब जिला समझ सकते हैं, और सूबा का मतलब राज्य समझ सकते हैं। तो मेरी आशा है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ ही गांव की बात करें तो गांव में 2 पद प्रमुख थे। पहला था खुत और दूसरा क्या था, मुकद्दम, जिसकी चर्चा हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत की है। भूस्वामी को खुद कहते थे और जो मुखिया होता था वहाँ का उसको मुकद्दम कहते थे। हमने पढ़ा था कि किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों से अधिकार छीन लिए थे और इनकी स्थिति भी सामान्य किसान की तरह हो गई थी, किंतु बाद में अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद इनके पुनः अधिकार इनको मिल गए थे। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक बार सम्मिलित रूप से प्रमुख विभागों के बारे में देखेंगे। जो पहला विभाग था अभी हम लोगों ने पढ़ा, दीवान ए वजारत, जिसका काम क्या था, राजस्व का देखरेख करना, वित्त और लोक प्रशासन विभाग। और तुगलक वंश में वजारतों का चरमोत्कर्ष का काल था, यह भी हम लोगों ने पढ़ा था। और तुगलक वंश में पूछा जाए तो किसके शासनकाल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ध्यान रखेंगे इस बात को। दूसरा जो विभाग हम लोगों ने पढ़ा, दीवान ए अर्ज, जो कि सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी, बलबन ने की थी। और दीवान ए अर्ज के सर्वोच्च अधिकारी को हम लोग आरिज ए मुबालिक कहते थे, ये भी ध्यान रखेंगे। दीवान ए रिसालत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा,
जो कि विदेश और धार्मिक विभाग को ध्यान रखता था। इसके साथ साथ दीवान ए इंसा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो कि शाही सचिवालय था। शाही सचिवालय का मतलब जितने भी पत्र व्यवहार होते थे उन सबका कार्य दीवान ए इंसा दिखता था। फिर एक विभाग था दीवान ए कोही, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, जो कि कृषि विभाग को कहते थे। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में की है, तो यहाँ पे दीवान ए कोही याद रखेंगे, कृषि विभाग से संबंधित था। उसके बाद दीवान ए मुख्तराज था, जो कि राजस्व विभाग था, और दीवान ए मुख्तराज की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं। सातवां है दीवान ए इस्तेहाक, जो कि पेंशन विभाग था, और इस विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। साथ ही साथ दीवान ए बंदगान, जो कि दास विभागों के लिए, जो कि दासों के लिए था, तो यह दास विभाग था। इसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी इस वजह से चर्चा कर रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है अपने वीडियो लेक्चर के दौरान, तो जहाँ भी आवश्यक होगा मुझे एक्सप्लेन करने के लिए मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करता चलूँगा। नौवां विभाग जो था वह था दीवान ए रियासत, जो कि बाजार नियंत्रण विभाग था। इसकी स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। 10वां जो विभाग था वह था दीवान ए खैरात, जो कि दान विभाग के नाम से जाना जाता था, और दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। 11वां विभाग था दीवान ए सियासत, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तो ये सारे पॉइंट्स परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अंत में हम लोग सल्तनतकालीन प्रमुख अधिकारियों के बारे में जानेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सैन्य विभाग को दीवान ए अर्ज कहते थे, और सैन्य विभाग के प्रधान को क्या कहते थे? आरिज़ मुमालिक। तो ऐसे ही हम लोग कुछ अन्य विभागों के प्रमुख अधिकारियों के बारे में जानते हैं, क्योंकि प्रमुख अधिकारियों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि आरिज़ मुमालिक कौन था? तो कौन था? सैन्य विभाग का प्रधान। वैसे ही सद उस सद कौन था? तो धार्मिक मामलों के जो प्रधान होते थे उन्हें सद उस सद कहते थे। वकील ए दर क्या था? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि राजा के व्यक्तिगत या घरेलू कार्यों का जो प्रमुख था उसे वकील ए दर कहते थे। साथ ही साथ राजा के घरेलू तथा व्यक्तिगत जो सामान इकट्ठे किए जाते थे वह कहाँ रखे जाते थे? वह कारखाने में रखे जाते थे। चौथा है बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक को भी हम लोगों ने पढ़ा है कि यह क्या था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख कहा जाता था। बरीद और मुबैयान को हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत पढ़ा था, जो कि गुप्तचर का कार्य करते थे। तो उसी प्रकार बरीद ए मुबालिक क्या थे? गुप्तचर विभाग के प्रमुख को कहा जाता था। एक पद था मुहतसीब, जो कि लोक आचरण पदाधिकारी था, कि लोगों में किस प्रकार के व्यवहार हो, लोगों के साथ कैसा आचरण किया जाए, इन सब की देखरेख कौन करता था? वह मुहतसीब करता था। अगला जो अधिकारी था वह था अमीर ए आखूर, जो कि अश्वशाला का प्रधान था। इसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि अमीर ए आखूर उस समय का एक विशेष पद था, जो कि अश्वशाला के प्रधान को कहते थे। छठा जो अधिकारी था वह था कारकुन का। अच्छा, कारकुन ऐसा व्यक्ति था जो भूमि के कर का हिसाब रखता था। तो कारकुन का काम क्या था? भूमि के कर का हिसाब रखना, कि कौन सा कर किस भूमि से आया है, कितना आया है, यह सब हिसाब कारकुन करता था। अगला जो अधिकारी था वह था अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब का कार्य था दरबारी शिष्टाचार को लागू करना। अगला अधिकारी था अमीर ए तुजुक। अमीर ए तुजुक का कार्य क्या था? कि यह उत्सवों का आयोजन करने वाला अधिकारी था। इसका मतलब कोई भी राजकीय उत्सव होगा तो उन सब की व्यवस्था कौन करेगा? अमीर ए तुजुक। अगला जो अधिकारी था वह था साहना ए मंडी। का कार्य था बाजार के मूल्य का नियंत्रण करना। कहने का मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत इस पद का निर्माण किया था, जो कि यह देख रेख करता था कि किसी वस्तु का मूल्य एक नियत मूल्य से अधिक न हो। तो साहना ए मंडी बाजार मूल्य नियंत्रण का काम करता था। आखिरी जो पद था वह था कोतवाल का। और कोतवाल का हम लोगों ने अभी पढ़ा कि क्या करता था? किलों की रक्षा करता था, साथ ही साथ शहरों में शांति व्यवस्था बनाने का कार्य भी कोतवाल का था। तो इस तरह से हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में अच्छे ढंग से पढ़ा। आशा है कि आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से संबंधित सारे MCQs को करेंगे। थैंक यू।